मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एक अफ्रीकी मुल्क पर हमला कर सकता है अमेरिका, और इसके लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पेंटागन से प्लान बनाने को कहा है। ये मुल्क है नाइजीरिया, जहां 50 से 55% के बीच मुसलमान रहते हैं और करीब 46% ईसाई। नाइजीरिया की कुल आबादी 12.5 करोड़ के बीच है। ट्रंप ने यह धमकी ईसाइयों की हिफाजत के लिए दी है। 20 साल पहले जब अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब वहां की आबादी नाइजीरिया की मौजूदा आबादी से लगभग 5 गुना कम थी, और वहां तब लाखों लोग मारे गए थे, ये आपको याद होगा। ऐसे में अगर आज नाइजीरिया पर हमला होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। ये एक रिसर्च शो है, इसमें आपको पता चलेगा कि असल वजह ईसाई हैं या कुछ और है। ईसाइयों के कत्ल गारत का हवाला देकर अमरीकी सदर ने जंग की धमकी तो दे दी है और हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। अब जरा समझिए कि नाइजीरिया में हो क्या रहा है और ट्रंप ने कहा क्या है, और फिर बाद में हम कुछ और ऐसा आपको बताएंगे शायद जो आपने कभी पहले न सुना हो। 1 नवंबर 2025 की रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा दी। सैटरडे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया ने ईसाइयों के कत्ल को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर सीधा मिलिट्री हमला करेगा। ये सीधी वार्निंग है, डिक्लेरेशन है, ऐलान है। ट्रंप ने पेंटागन को हुक्म दिया है कि वो मुमकिना एक्शन के लिए पूरी तैयारी करे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज और बेरहम होगा जैसे आतंकवादी हमारे प्यारे ईसाइयों पर हमला करते हैं। उन्होंने नाइजीरिया को डिसग्रेस्ड कंट्री यानी एक शर्मनाक मुल्क कहा और तत्काल प्रभाव से नाइजीरिया की सारी अमेरिकी मदद और एड रोकने का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक नए धार्मिक एजेंडा की झलक मानी जा रही है, जहां वो ईसाइयों के बचाव के नाम पर किसी मुस्लिम बहुल देश पर हमला करने की तैयारी दिखा रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने भी एक्स ट्विटर पर लिखा, द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन, यानी पेंटागन अब हरकत में आ चुका है, जंग की तैयारी हो रही है। अमेरिका की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नाइजीरिया को दोबारा उस कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें वो मुल्क शामिल होते हैं जो कथित तौर पर धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन यानी वायलेशन करते हैं। इस लिस्ट में चीन, रूस, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पहले से ही शामिल हैं। दूसरी तरफ नाइजीरिया के सदर यानी प्रेसिडेंट बोलो अहमद तिनुबू ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया को धार्मिक असहिष्णु बताना हकीकत से कोसों दूर है और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर मजहब की हिफाजत की गारंटी देता है। नाइजीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये कहा कि वो हिंसक अतिवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, यानी वायलेंस के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, और उम्मीद करता है कि अमेरिका उसका करीबी दोस्त या करीबी सहयोगी बना रहेगा, पार्टनर बना रहेगा। नाइजीरिया से आए बयान में ये कहा गया कि हम हर सिटीजन की हिफाजत करेंगे, चाहे उसका मजहब या नस्ल कुछ भी हो। नाइजीरिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता में है। लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस ऐलान के बाद वेस्ट अफ्रीका में अमेरिकी मौजूदगी बढ़ने के आसार हैं। पिछले साल अमेरिका ने नाइजर से अपने हजारों फौजी वापस बुला लिए थे, लेकिन अब नाइजीरिया के मामले में वो फिर से सीधा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है। ट्रंप के इस बयान ने अफ्रीका में गुस्से और बेचैनी दोनों की लहर पैदा कर दी है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी की वजह आखिर क्या है, वो बेस क्या है, उसे समझिए। दरअसल कई दिनों से नाइजीरिया में जुल्म हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं, ईसाइयों के कत्ल की खबरें छप रही हैं वेस्टर्न मीडिया में, और ट्रंप इसी को लेकर गुस्से में बताए जा रहे हैं। जबकि सूडान और गजा में हो रहे मुस्लिमों के कत्लेआम पर वो या तो चुप हैं या उसे कत्लेआम मानने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन मामला सिर्फ ईसाइयों के कत्ल का नहीं है दोस्तों। कई अफ्रीकी एनालिस्ट ने कहा है कि ट्रंप की ताज़ा धमकी मजहबी बहाने से तेल और भू राजनीतिक कंट्रोल हासिल करने की पुरानी अमेरिकी चाल है। अफ्रीकी यूनियन के एक एक्स एम्बेसडर ने, एक एक्स डिप्लोमेट ने यह कहा, ट्रंप का असली मकसद इंसाफ नहीं बल्कि अपना असर और इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका फिर से
किसी मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में धार्मिक आज़ादी के नाम पर जंग का मैदान तैयार कर रहा है, या ये सिर्फ ट्रंप का चुनावी शोर है जो हर बार किसी नए दुश्मन का चेहरा बनाकर अपनी सियासत चमकाते हैं? जो भी हो, वक्त गवाह है। जब कभी भी अमेरिका आज़ादी बचाने के नाम पर, आज़ादी को बचाने के नाम पर उतरा है कहीं भी, वहाँ मलबा, मज़ारें और मजलूम ही बचे हैं। और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है, इस बात की गवाह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को दोबारा उन मुल्कों की लिस्ट में डाल दिया है जिन्हें वॉशिंगटन मजहबी आज़ादी को चलने वाले मुल्क बताता है। ये वही लिस्ट है जिससे जो बाइडेन ने 2021 में नाइजीरिया का नाम निकालकर बाहर कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने वापस उसमें डाल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि नाइजीरिया में हजारों ईसाइयों को उग्रवादी यानी मिलिशियाज मार रहे हैं, मगर उन्होंने कोई सबूत या तफसील नहीं दी। नाइजीरिया में तकरीबन 200 नस्ली और मजहबी तबके रहते हैं। 200 मुसलमान, ईसाई और जो वहाँ के पारंपरिक धर्मों के मानने वाले हैं वो लोग सब रहते हैं मिलके। मुल्क की पहचान मजहबी मेलजोल और साझा विरासत से रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वायलेंस और जो संसाधन है उसकी लूट को लेकर झगड़े हुए हैं और उसने इस जो सेकुलर फैब्रिक है उसे तोड़ने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि खून खराबा नहीं हो रहा और ईसाइयों पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन सब पर हो रहे हैं। बोको हराम जैसे चरमपंथी गुटों ने पिछले 15 साल में दसियों हजार लोगों की जान ली है यहां, और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग मुसलमान थे। लेकिन जब मुसलमान मरते हैं तो ट्रंप को यह दिखाई नहीं देता और वो ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की हिफाजत के लिए आगे आएंगे। अमेरिका के धार्मिक लॉबी ग्रुप्स ने पिछले महीने ही ट्रंप को एक खत लिखकर नाइजीरिया को दोबारा कंट्री ऑफ कंसर्न घोषित करने की मांग की थी। साफ, ये आप सोच रहे पहले से मामला चला है। साफ है दोस्तों, ट्रंप फिर पुराने नक्शे पर लौट रहे हैं, यानी मजहब के लिए जंग छेड़ना और फौजी बूटों की आहट पूरी दुनिया को सुनाना। अब जरा नाइजीरिया के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए, क्योंकि सच्चाई का नक्शा साफ होना बेहद जरूरी है और यही सबसे अहम पार्ट है। नाइजीरिया में गोलियों की आवाज सिर्फ मजहब की नहीं बल्कि माल की जंग है। तेल, सोना, जमीन और सियासी रोटियां, यही असली वजह है इस खून खराबे की। नाइजर डेल्टा के नीचे तेल के समंदर है, ऊपर भूख, बेरोजगारी और बंदूकें हैं। तेल से अरबों रुपए कमाने वाली कंपनियां, ठेकेदार और अफसर तो अमीर हो गए, लेकिन जिन जमीनों से सोना और तेल निकला वहां आज भी बच्चे कीचड़ में खेलते हैं। इतनी गुर्बत है। लड़ाई किसके बीच है? सवाल यह है तो जवाब यह है कि एक तरफ सरकारी फौज, दूसरी तरफ लोकल मिलिशिया, जो खुद को इंसाफ के लड़ाके कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारा माल लूटा गया, लोग पैसे वाले बन गए और हमें गरीब छोड़ दिया गया। मगर खेल सबका एक है, बहाने कुछ भी हो। तेल की पाइपलाइन पर कब्जा करना है और अपने अपने हिस्से के लिए जंग लड़ना है। मुनाफा किसे मिल रहा है? एक सवाल ये है। वही पुरानी मंडली, सियासतदान, अफसर, कारपोरेट दलाल और विदेशी बाजार, ये सब मुनाफा कमा रहे हैं। हर ब्लास्ट, हर कत्ल, हर किडनैपिंग में किसी न किसी का बैंक बैलेंस बढ़ता है। अब बात आती है हथियारों की, तो सवाल उठता है कि क्या वेस्टर्न मुल्क, मगरिब इसके पीछे है? देखिए, जवाब दिए देता हूं। कोई सीधा सबूत नहीं है, किसी के पास नहीं है कोई सीधा सबूत नहीं कि इसमें वेस्ट शामिल है, मगर साया गहरा है। हथियार ओपन मार्केट से आते हैं, ब्लैक डीलर्स के जरिए आते हैं, कभी चोरी हुए तो कभी बेच दिए गए वाले, मगर रास्ता वही पुराना है। वेस्ट की फैक्ट्रियों से अफ्रीका की जमीन तक, यानी बंदूक बनती मगरिब में है, चलती अफ्रीका में है और मरता है कोई गरीब किसान या आम आवाम। असल जंग किसकी है? ये सवाल तो बहुत जरूरी है। तो जवाब है कि नाइजीरिया की तो नहीं है। ये जंग असल में तेल, मुनाफे और ताकत की जंग है। बाकी सब बहाने हैं। मजहब, नस्ल, सब कबीला, ये सब बहाने हैं। नाइजीरिया में सोने, तेल और गैस के रिजर्वॉयर्स का, संसाधनों का पैमाना काफी बड़ा है। नाइजीरिया के मुताबिक, उसकी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ही इसके प्रमाणीकृत यानी कि प्रूवन क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट के रिजर्व्स 37.28 बिलियन बैरल्स तक हैं। बहुत बड़ा खजाना है, इस पे तो किसी की भी नजर जा सकती है।
इसके साथ ही गैस रिजर्व्स भी लगभग 210.54 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं। लाइफ इंडेक्स के मुताबिक तेल रिजर्व 64 साल तक के हैं और गैस 93 साल तक के। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक उसके सोने या गोल्ड बुलियन की वैल्यू 2.77 ट्रिलियन नाइजीरियाई नायरा है। नाइजीरिया की करेंसी को नायरा कहते हैं। लेकिन सोने का वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है नाइजीरिया में, लेकिन फिर भी ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 21.37 टन सोना रिजर्व है। नाइजीरिया के तेल गैस का रिजर्व अफ्रीका में बड़ा दर्जा रखता है। खास तौर पर तेल में 37 बिलियन बैरल से ज्यादा का रिजर्व है। इस तरह से कहा जा सकता है कि तेल गैस संसाधन नाइजीरिया के लिए प्रमुख खजाना है, मेन खजाना है, जबकि यहाँ सोना भी मौजूद है और ये तीनों चीजें ही नाइजीरिया की आम आवाम की दुश्मन बन रही हैं। तो मेरे भाइयों, जिस मुल्क में दुनिया की 3 सबसे अहम चीजें तेल, गैस और सोना मौजूद हो, वहां सब ठीक कैसे हो सकता है? यही कहानी है नाइजीरिया की। अब सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि जरा सोचिएगा कि नाइजीरिया में ईसाइयों को कौन मार रहा है, जो अमेरिकी फौज को सीधे नाइजीरिया आने की दावत दे रहा है ऐसा करके। और अगर अमेरिका ने यहां हमला कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कई सालों तक यहां के तेल, सोने और गैस पर सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। तो वो कौन है जो नाइजीरिया के इस खजाने पर कब्जा करवाना चाह रहा है? जरा सोचिएगा। उम्मीद करता हूं कि एक बयान के बेस पर जुटाई गई ये तमाम रिसर्च, इंफॉर्मेशन और ये शो आपको पसंद आया होगा। आजाद वन इंडिया देख रहे थे आप। मैं हूं आदिल खान आजाद।